student, Assalamu alaikum. I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Can Galaxy with Shahid. ये एक वीडियो में बना रहा हूँ। काफ़ी टाइम से हमारा सेशन नहीं हुआ, जो कि हमारा एसएस और लेक्चरशिप का सेशन चल रहा था, तो तकरीबन 1 या 1.5 महीने से उसके टेस्ट वगैरह नहीं हुए। उसकी कुछ बुनियादी वजूहात थी, जैसे एक तो ये कि हमारे टेस्ट डिले हो गए, दरम्यान में इलेक्शन वगैरह आ गया, तो ये भी राउंड अबाउट जुलाई के एंड में या अगस्त के भी शायद एंड में चले जाए। सेकेंडली कुछ इश्यूज जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो इस वजह से तो खैर वो सारी प्रॉब्लम दूर हो गई और मेरा वो चार्ज वगैरह वाला जो मसला था वो भी सॉल्व आउट हो गया। तो आजकल मैं इधर एबटाबाद में हूँ, जीपीजीसी मंडियाँ नंबर 2 कॉलेज में, तो इधर मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ। तो इस सिलसिले में एक वीडियो बनानी थी कि मसलन मुख्तलिफ स्टूडेंट थे, कन्फ्यूजन थी उनको कि जब हम मसलन टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, अब इस वीडियो के डिफरेंट टाइटल हो सकते हैं। पहले मसलन उसमें क्या चीज़ें पढ़ें, किन चीज़ों को हम नोट करें, ज़्यादा फोकस करें, एक तो ये चीज़। सेकेंडली कमीशन का जो टेस्ट होता है, अगर पास पेपर आप देखें उनमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बुक्स आप देखें तो बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, मसलन 500 पेजेस की, 600 पेजेस की, उन सबको मेमोराइज करना है। या फिर कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको समझ नहीं आ रही होती, कोई एमसीक्यूज की बुक्स पकड़ के उन सबको रटा मार रहे होते हैं। तो इस तरह चीज़ों को हमने नहीं करना, बड़े स्मार्ट वे में इसको लेके चलने ताकि टाइमली हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो और जो हमारा गोल है वो भी अचीव हो सके। तो आज उसी सिलसिले में एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा, आपने उसको मद्देनज़र रखते हुए आगे जो नेक्स्ट हमारे तकरीबन 7 टेस्ट हो गए हैं मॉक टेस्ट, तो बाकी जो टेस्ट हैं, तो जो मैं पोर्शन आपको देता हूँ, जिसके नोट्स भेजता हूँ ग्रुप में, तो आपने क्या करना है उसमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जब आप स्टडी कर रहे हो तो इस जो मैं चीज़ें बताऊंगा इसको आपने ख्याल रखना है कि जैसे जो मैंने पॉइंट्स बताए उन चीज़ों को वहाँ से पिक करना है, अपने पास नोट करना है और इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसी के एमसीक्यूज बनते हैं। अब जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मसलन हमारे पास जो मेजर 3 ब्रांचेज हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनसे अगर बात करें कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, ज़्यादा पोर्शन तो चूंकि इनका ही होते हैं। बाकी जो हमारे पास है बायो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसी तरह मेटलर्जी, अप्लाइड केमिस्ट्री, इनका पोर्शन कम होता है, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, अब फिजिकल आप पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं, चौधरी सनाउल्लाह है, BS बाल है, गुलाम रसूल चौधरी है, कोई भी बुक है, या इंडियन कोई भी बुक है, आप उसको पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपने किन चीज़ों को ख्याल करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो पहली बात है, उसमें अक्सर जो फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के कोई भी फार्मूला, एक्टिवेशन एनर्जी, कोई उसमें कोई रद्द-बदल करके उसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। या जो शॉर्ट सी कैलकुलेशन, ऐसी कैलकुलेशन जो विदाउट कैलकुलेटर हम कर सकें, ठीक है, उस टाइप की कैलकुलेशन आपसे पेपर में पूछी जाएंगी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि फिजिकल केमिस्ट्री में कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें याद नहीं करनी है आपने, फार्मूलाज उसकी एक लिस्ट बना लें, ठीक है। मसलन काइनेटिक्स में ये फार्मूला लगते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में ये फार्मूला है, केमिकल इक्विलिब्रियम में ये फार्मूले आ रहे हैं, ये इक्वेशंस आ रही हैं, ठीक है। और उसके अलावा उसकी जो शॉर्ट कैलकुलेशंस है उनकी आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा इसके अंदर फिजिकल के अंदर कुछ जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ठीक है, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज, उनको आपने याद रखना है। मसलन रेट कांस्टेंट क्या है, काइनेटिक्स क्या है, इस तरह, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या है, ये जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिनकी शॉर्ट डेफिनेशंस होती हैं, इनको आपने क्या करना है, याद रखना है जी। फिजिकल केमिस्ट्री की ये बात होगी कि जब आप फिजिकल का कोर्स पढ़ रहे हो तो इन चीज़ों को आपने क्या करना है, ख्याल करना है, ठीक है। बाकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके जो फार्मूलाज, कोई इक्वेशन आ रही है, कोई शॉर्ट कैलकुलेशन है, उसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या करना चाहिए, मसलन ऑर्गेनिक की बुक है, M यूनुस आप पढ़ रहे हैं, या फिर कोई और इंडियन आतर है, कोई एडवांस बुक है वो पढ़ रहे हैं, तो किन चीज़ों का ख्याल करना है। तो ऑर्गेनिक से जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा, तो वो रिएजेंट, कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें कौन से रिएजेंट यूज हो रहे हैं, ठीक है। मसलन प्रोडक्ट लिख लेगा, रिएजेंट पूछ लेगा, ठीक है, रिएजेंट दे के प्रोडक्ट पूछ लेगा, या फिर रिएक्टेंट्स भी दिए हैं, प्रोडक्ट्स भी दिए हैं, कंडीशन पूछ लेगा। रिएजेंट और कंडीशन, इनको आपने मेमोराइज करना है। तरीकाकार क्या है, इनको मसलन साथ साथ जैसे आप पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर अल्काइल हैलाइड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, एमाइंस पढ़ रहे हैं, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं, तो इनको साथ साथ लिख लें। जो इस तरह इंपॉर्टेंट है ना, आपको लगता है, उसको लिख लें, चार्ट से बना लें, ठीक है, रिएक्शंस वगैरह को, उसमें आपको रिएक्टेंट्स भी याद हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स भी, और उसके रिएजेंट्स भी याद हो जाएंगे। एक तो ये करना है, ठीक है। इसी तरह
जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ जैसे हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उनकी एप्लीकेशंस का आपको पता होना चाहिए। जैसे हम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा है तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगी, ठीक है। इसके बारे में ये एप्लीकेशंस आ जाती है इसके नॉलेज। इसी तरह कोई भी ग्रुप लगा है, आपको रिएजेंट दिए, आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ठीक है। इसी तरह इसके अलावा जो ट्रेंड होते हैं, शॉर्ट से ट्रेंड, मसलन हम कह रहे होते हैं कि फलाना एसिडिक है, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते जाएं तो एसिडिटी बढ़ती जाती है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप लगाते जाएं तो एसिडिटी क्या होती है, कम होती जाती है। इसका पता होना चाहिए कि ये भी एप्लीकेशंस की कैटेगरी में आती है। इसी तरह जो आपके पास बेसिस हैं, कौन सी स्ट्रांग होगी, किस वक्त स्ट्रांग होगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप बेसिसिटी को इंक्रीज कर लेती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो इस बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए। इसको आप पढ़ोगे तो कहीं पे अप्लाई करोगे, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा फिर वही बात कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, ठीक है, एसिडिटी क्या होती है, बेसिसिटी क्या होती है, इनके बारे में आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज, रिएजेंट कंडीशंस, उसके अलावा ये जो ट्रेंड्स होते हैं डिफरेंट, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2 मेजर क्लासेस अभी तक हमने डिस्कस की, फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनको जब इनकी बुक्स आप स्टडी कर रहे हो, इनके नोट्स आप स्टडी कर रहे हो, या जो मैं मटेरियल भेजता हूँ उनको स्टडी कर रहे हो, इनका अगर आपने टेस्ट देना है तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बुक पढ़ रहे हैं, हकनवाज भट्टी है या फिर जफर इकबाल साहब हैं, या फिर और अगर कोई इंडियन बुक आप पढ़ रहे हो तो उनमें किन चीज़ों का ख्याल रखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ट्रेंड्स का, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, हम पीरियड्स में जाते हैं क्या होते हैं, टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हैं क्या होते हैं, इस बारे में आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और कहीं पे एक्सेप्शंस अगर कोई आती है, कोई ट्रेंड ब्रेक हो रहा है, उसके बारे में आपको लाजमी पता है। जहाँ पे एक्सेप्शंस होती है वहाँ पे एमसीक्यूज होते हैं। इनऑर्गेनिक का आपने ये फंडा याद रखना है कि इसकी एक्सेप्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके एमसीक्यूज अक्सर बनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे भी फिर वही बात है, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी जो इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है उसका आपको पता होना चाहिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी जब आप स्टडी करते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक, तो इन चीज़ों को, एक उसके ट्रेंड्स, एक उसके एक्सेप्शंस और एक उसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इनके बारे में आपने ख्याल रखना है, इनको हाईलाइट करना। बुक अगर पढ़ रहे हो बुक पे हाईलाइट करो, अगर उससे नोट्स बना रहे हो तो इन चीज़ों को वहाँ से स्किमिंग करके अपने नोट्स में अपने पास इनको आप क्या करो, नोट कर लो, ताकि बार बार आपको बुक पढ़नी ना पड़े। अच्छा जी, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री को जर्नल सा पढ़ लो, बायोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते रहते, ठीक है। उसमें जो एंजाइम्स वगैरह, कौन से एंजाइम क्या काम करते हैं, किस प्रोसेस में कौन से एंजाइम यूज होते हैं, ठीक है। इस बारे में बायोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। न्यूक्लियर केमिस्ट्री आप थोड़ी बहुत पढ़ो, ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह मेटलर्जी को अच्छे से पढ़ो कि लास्ट टाइम जो टेस्ट हुआ था, ये मैंने पहले भी बताया, आपके साथ डिस्कस भी किया, और वो पेपर मैंने सॉल्व भी किया था, यहाँ पे मौजूद है प्ले लिस्ट में पास पेपर की। तो उसमें आपने देखना है कि ज़्यादा पोर्शन मेटलर्जी का उसमें आया था। उसके अलावा अप्लाइड केमिस्ट्री जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसको थोड़ा बहुत आप देख लें। अच्छा, इसके अलावा कुछ आपने क्या करने हैं, कुछ आपने चार्ट बनाने हैं, ठीक है। चार्ट या फिर एक पेपर अलग से ले लें, एक शीट अलग से ले लें, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने नोट करनी है। जैसे जो कैटलिस्ट होते हैं, अक्सर पूछा जाता है कैटलिस्ट, उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे, कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, या उसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है। जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, कौन सा कैटलिस्ट उसमें यूज होता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह कहीं पे कोई ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, उसका आपको पता होना चाहिए। इसी तरह इसके अलावा जो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसी तरह जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो आप यूज करते हो, ठीक है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन होनी चाहिए कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमारे पास है रिड्यूसिंग एजेंट। जहाँ पे आए तो ये रिएजेंट क्या कराता है, तो आपको पता हो ये ऑक्सीडेशन कराते हैं, ये रिडक्शन कराते हैं। इसकी एक ट्रिक भी है, मैं अपलोड करूंगा, वहां से भी आपको पता चल जाएगा किसी कंपाउंड को देख के हम कैसे अंदाजा लगाते हैं कि इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा जी, एक तो ये कैटलिस्ट जितने भी हैं आपने एक लिस्ट बना दी, एक पेज पे बना दें, कोई ना कोई उसमें से पूछी जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी रिवीजन में, या चीज़ें कैटेगराइज हो जाएंगी ना कि पता है कैटलिस्ट से क्वेश्चन आया तो यहाँ से आएंगे। अच्छा, उसके बाद जो ओर्स होती हैं, इंपॉर्टेंट ओर्स जो हमारे पास है, ठीक है, इनके आपके पास क्या होने चाहिए। मसलन एल्यूमिनियम की ओर कौन सी है जी, जहाँ से कौन कौन सी और है, आयरन की कौन कौन सी ओर्स है,
तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। मेटलर्जी की कैटेगरी में ये क्वेश्चन आएंगे, तो इसका भी आपके, तो ये भी आपके पास एक पेपर, एक चार्ट पे बनी हो, तो ताकि आप उससे बड़ी आसानी से ये चीज़ें कर सकें जी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, किस मॉडल से क्या हुआ, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, ये जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज होती हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए जी। ठीक है, तो ये भी बेहतरीन वे है कि आप एक चार्ट बनाएं, उस पर लिखें वीबीटी किसने पेश की जी। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ केमिकल इक्वेशंस है, क्लासिस क्लेपिरान इक्वेशन या कोई भी है, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इसके बारे में भी किस चीज़ के बारे में आपको बताती है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इसका भी बेस्ट वे ये है कि एक चार्ट बना दें। ठीक है, इसके अलावा जो एलॉयज हैं, इंपॉर्टेंट एलॉयज, उसकी कंपोजिशन और एलॉय के बारे में, उसका नाम क्या है, उसकी क्या क्या कंपोजिशन है, ब्रॉन्ज क्या है, ब्रास क्या है, इस तरह जो इंपॉर्टेंट आपके पास एलॉयज हैं वो भी आपके पास क्या हो, एक पेज पे एक लिस्ट बनी हो, तो आपके पास वो क्या हो, एक इसकी भी आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, एक पेज होना चाहिए जिसमें ये सारा कुछ लिखना हो। अच्छा, इसके अलावा जी एक और इम्पॉर्टेंट बात अक्सर पूछी जाती है, यूनिट्स अक्सर पूछ लेते हैं। ठीक है, डायपोल मोमेंट है, उसकी क्या यूनिट है, या कोई और उसमें ये फिजिकल की केमिस्ट्री की कैटेगरी में आएगा। तो यूनिट्स आपको पता होना चाहिए। अब यूनिट्स भी विस्कोसिटी की क्या यूनिट है, अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट फलाने की क्या है, तो इसका भी यही तरीकाकार है कि आप एक पेज लें और उस पर जितनी भी आपकी एफएससी, ज़्यादा करना भी हो ना, एफएससी की बुक्स में जो यूनिट्स वगैरह दी हुई हैं उन सबको एक उस पर लिख लो। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। और उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कॉमन नेम है, बड़े मशहूर, जैसे कार्बोलिक एसिड भी किसका नाम है, फिनोल का नाम है जी। ठीक है, तो इस तरह बेकिंग सोडा क्या होता है जी, वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो इस तरह जो इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है, जो कॉमन नेम ऐसे जो नेम है जिनसे उसकी कंपोजिशन वाज़ेह नहीं होती। ठीक है, तो आपको इन नेम्स के बारे में पता होना चाहिए। अब ये कैसे याद करोगे, ये भी आपके पास क्या हो, एक लिस्ट हो, जैसे टॉल्वीन क्या होती है जी, जाइलिन क्या होती है, मिस्टाइलिन क्या होती है, ड्यूरिन क्या है जी, तो ये आपके पास एक लिस्ट हो, उस पर स्ट्रक्चर और इसके कॉमन नेम पढ़ लो। ठीक है, तो इस तरह ये क्या होता है, ये वैसे तो हम बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, और एट दी एंड फिर भी हमें एक फेयर रहता है, एक डर रहता है, खौफ रहता है कि पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया, हमने एक आसानी बना ली, एक स्मार्ट वर्क सीख लिया कि हम क्या करेंगे, आज से जो हम पढ़ेंगे उसको इस तरह करके पढ़ेंगे ताकि मसलन हमारा टाइम भी कम लगे, और जो किसी टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे लिए एग्जाम में हेल्पफुल हो सकती हैं उसको बड़ी आसानी से हम पिक कर लें। ठीक है, अब एक मतलब आपने सारे कैटलिस्ट लिख लिए तो इससे तो जान छूट गई है। ठीक है, फिर आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, बस वही उसी को रिवाइज करते रहना। इसी तरह यूनिट्स आपने लिखनी, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आप यूनिट से कर सकते हो, उसी को बार बार देखोगे, एक जगह पे आपके पास आ जाएगी तो बड़ी आसानी रहेगी। तो आज से जो ऑनवर्ड मसले सुबह कल दोबारा आपका टेस्ट होगा, 7 टेस्ट पहले हो चुके, कल 8वां मॉक टेस्ट होगा, 8वां। तो आपने इन चीज़ों को अब मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि अब मैं भी यहाँ पे बस ठीक है फ्री हूँ, तो इंशाल्लाह मुकम्मल टाइम जो हम सेशन को देंगे, जो टाइम दरमियान में हमारा बेस्ट भी हो गया तो उसको भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये टाइम भी कवर हो। तो इसमें आपने ये करने कि कल इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टेस्ट होगा और 8 मॉक टेस्ट होगा, 7 पहले हो चुके हैं। ठीक है, तो जो लोग मसलन ग्रुप्स में नहीं है तो वो लोग फिर मैं व्हाट्सअप नंबर इधर मेंशन है चैनल पे, उस पर कांटेक्ट कर लें, उनको भी मैं ऐड कर दूंगा। तो बाकी नोट्स वगैरह भी सारे ग्रुप्स में भेज दिए मैंने, शेड्यूल भी आपको भेज दिया है, और इसके अलावा साथ साथ जो भी चीज़ें बाकी और ट्रिक्स वगैरह का मैंने बताया तो वो भी मैं साथ साथ अपलोड करता हूँ सुबह से ऑनवर्ड। पहले तो मैंने 10-15 हो गई थी मगर कुछ बाकी नहीं हुई थी, तो कल से इंशाल्लाह ऑनवर्ड वो भी ट्रिक्स भी अपलोड करूँगा। तो ये जो आज का मकसद था आज के लेक्चर का कि इस तरह आपने आज से स्टडी को लेके चलना है। ठीक है, अभी जो है तो हार्ड वर्क तो आपने कर लिया, अभी स्मार्ट वर्क की तरफ जाना है और चीज़ों को कोशिश करने के वाइंड अप। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई आपको समझ नहीं आ रही बात, कुछ आपने पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लें, इंशाल्लाह मैं उसमें रिप्लाई करूँगा, या व्हाट्सएप ग्रुप में तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, दोबारा से हार्ड वर्क स्टार्ट करें इंशाल्लाह, कल टेस्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।